हेडिंग आएंगे, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। आपके एग्जाम में ये आ जाता है कुछ, देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट में कोशिश करते हैं खत्म हो जाए, ठीक है। कितने क्वेश्चन बनते हैं, एक चीज पूछ सकते हैं, बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। तो जो आपने एंड वाली रिएक्शन बताई ना, और ये बता दो तो इसका आंसर है, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों नहीं ये वीक एसिड क्यों ना स्ट्रॉन्ग, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा ये पूछ लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो इसको भी कवर कर रहे हैं अभी इसे आंसर में, ठीक है ना, कि ज़्यादा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप एल्कोहल और फिनॉल की मेटल के साथ रिएक्शन बताओ, ठीक है, तो दोनों ही मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये मेटल से रिएक्ट करते हैं, दोनों ही कौन सी गैस लीक करते हैं, हाइड्रोजन। किसी भी एसिड में या वाटर में आप मेटल डालोगे तो कौन सी गैस लीक करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है उसका। लेकिन जब NaOH से बारी आती है तो सिर्फ E करता है। फिर आपसे ये भी होगा कि मान लीजिए फिनॉल इसकी बात होती है, फिनॉल में 2 प्रकार के ग्रुप जुड़ सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन को फेंकने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जब ये फिनॉल में जुड़ेंगे तो इसका एसिडिक नेचर कैसे इफेक्टेड होगा, मतलब ये और आसानी से H आयन देगा कि नहीं देगा, ये सब हम कवर करने वाले। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा बड़ा है, बाकी है बहुत सिंपल। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो इसमें देखिए कई सारे स्टेप आएंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे इसमें। तो फर्स्ट लिखिए reaction with active metals, जैसे कि सोडियम बहुत ही एक्टिव है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है एक्सेट्रा। रिएक्शन में, लेकिन हम आपको पहले बता देते हैं, आपको सिर्फ इसको पकड़ना है, सोडियम को है। सोडियम एक्टिव मेटल्स आप लोगों ने इसका टेस्ट कराया आप लोगों ने, लैब में नहीं किया, लाइब्रेरी में किया है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। हम तो मतलब कई बार आ चुके हैं। एक पहले हम ऐसे थे कि हमें लगता था क्या हुआ, तो एक बार तो जब मतलब बहुत पास खड़े थे तो ये जब फूटा तो हमारे यहाँ पर उसका छींटे भी आ गए थे, थोड़ा सा चल गए थे, तो ये बहुत ही एक्टिव है। हम बता रहे हैं कि अगर आप इतना पीस डाल दो अगर तो दूरी बढ़ जाना, विस्फोट हो जाता है। देखा है आपने इसका एक्सपीरियंस? नहीं देखा हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। धीरे हाथ से छू मत देना, सोडियम को हाथ बंद कर देगा, जला देगा, है ना, बहुत एक्टिव है। जो पोर्सिलिन प्याली आती है चीनी मिट्टी की, है ना, इतनी, बच्चों को हमें दिखाना था कि कितना एक्टिव मेटल है बनाने में, तो हमने क्या किया, पहले इतना सा डाला इसमें, जब जैसे डाला झर पूरा फुट डाला। बच्चे बोले सर ये एक्टिव आ रहा है, इसका तो मैं चिटपटी बोलती हूँ। तो हमने कहा इनको कैसे समझाएं कि हमें एक्टिविटी ये बताइए कि रिएक्ट कर जाता है। हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, हमारी गलती थी, पता था मैं पूरे भर, अरे इतना तेज फूटा है कि पोर्सिलिन प्याली यहाँ वहाँ पूरे कमरे में चीनी मिट्टी के प्याली फोड़ रही थी इसकी दूरी। बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है सोडियम। पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये भी। अच्छा आपकी अगर पूछ ले पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल्स कहाँ हैं तो बता सकते हो? लीना की रख सकती है,
एल्केली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। आप लोग पढ़ चुके हो क्लास लेवल पे। फिर इससे थोड़े कम कौन होते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स हम सिर्फ सोडियम से कराएंगे यहाँ पर। तो देखिए ये रिएक्शन याद रखना है, विलियमसन सिंथेसिस में भी काम आएगी हमें, है ना, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे। तो देखिए ये है आपका एल्कोहल और ये है सोडियम। तो मेटल को जैसे ही आप एसिड में डालोगे, ठीक है ना, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स आते हैं, अगर आपने एसिड से वाटर में डालोगे तो वो कौन सी गैस लीच करते हैं? हाइड्रोजन गैस लीच करते हैं ना। तो ये हाइड्रोजन गैस लीच करेगा। देखिए रिएक्शन कैसे होगी, बैलेंसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से कर लेंगे। ये यहाँ से H2 गैस निकल गई, ठीक है, यहाँ पे 2R। एल्कोक्साइड पे कितना चार्ज होता है? -1। एक H पॉजिटिव, जैसे हमने कहा RO, एक H आयन निकलेगा तो एक माइनस, तो एल्कोक्साइड पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से 2 H निकल गए, 2 बना दिया, अब 2 एल्कोक्साइड आयन बचे यहाँ पर, तो 2 NH आने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा 2RONA। ये हो गया एल्कोक्साइड और सोडियम जुड़ गया तो सोडियम एल्कोक्साइड। और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है सोडियम एल्कोक्साइड बनाना। आज इसे ध्यान रखो कि सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनाया जाता है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन अभी 4-5 दिन में बहुत डिटेल से आने वाली है आपकी, तो ऐसे बनाया जाता है। सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। H2 गैस निकल रही है तो हम ऐसा साइन लगा लेंगे, लिबरेट हो रही है, प्रेसिपिटेटली डाउनवर्ड साइड। यही रिएक्शन फिनॉल में कर दीजिए आप, सेम R की जगह फिनॉल रख दीजिए, बेंजीन रख दीजिए, सेम रिएक्शन हो जाएगी। +2 तो ये बन जाएगा 2 प्लस निकल जाएगी H2 गैस। तो देखिए ये है एल्कोक्साइड और ये है फिनॉक्साइड, दोनों ही बनाने आने चाहिए आपको। ये है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, तो इस रिएक्शन से तो सर हमें कोई डिफरेंस पता ही नहीं चला, दोनों ही रिएक्शन कर रहे हैं। हाँ, यह वह रिएक्शन है जिससे ये शो होता है कि दोनों एसिडिक हैं, फिनॉल भी एसिडिक है, एल्कोहल भी एसिडिक है, तो दोनों ही एसिडिक है आपके। इसी के नीचे लिखिए these reactions indicates that both alcohol and phenol are acidic. These reactions are indicate that both alcohol and phenol are acidic. तो आप समझते जाइए, बड़ा टॉपिक है, चल रहा है। आपके एग्जाम में आ गया कि शो रिएक्शन विच इंडिकेट्स बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक। ऐसी रिएक्शन बताई हुई शो करती है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं बता रहे हैं कि दोनों ही अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक नेचर में, तो ये वाली रिएक्शन करके बताएंगे। या फिर आ जाए रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विद एक्टिव मेटल्स, तो ये वाली रिएक्शन आपको यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड होगा, कई पैराग्राफ आने वाले इसमें बहुत सारे, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ चालू होगा आपका रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH। ये पैराग्राफ को बड़े हाईलाइट करेंगे जिससे आपको पता हो कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है। रिएक्शन विद NaOH के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो बात करने हैं अल्कोहल की। नो रिएक्शन,
एल्कोहल इससे कोई रिएक्शन नहीं करता है या नो टेस्ट। और फिनॉल का जाएगा, देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH। तो पहले हमने वो रिएक्शन बताई जो ये बताता है कि दोनों ही अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, और उसके जस्ट बाद हमने एक वो रिएक्शन बता दी जो ये बता रहा है क्लियर कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। These reaction indicates that phenol is more acidic than alcohol. These reactions indicate that phenol is more acidic than alcohol. These reactions indicate that phenol is more acidic than alcohol. ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, काफी लंबा टॉपिक है, देखते हैं कितना हो सकता है। दो पॉइंट ये दोनों समझ में आ गए, क्लियर है ना? लेकिन जितने भी हैं बहुत सरल है ना। थर्ड पैराग्राफ बनेगा आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary alcohols. Acidic strength of primary, secondary and tertiary alcohols. Primary, secondary, tertiary alcohols. ये भी बहुत पूछा जाता है हमारे को। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स कौन ज़्यादा एसिडिक है? कहने का मतलब है कि आप जो एल्कोहल ले रहे हो, फिनॉल की तो कोई चर्चा ही नहीं की हमने यहाँ पर, सीधे एल्कोहल की चर्चा ही करती है। अब उनका कहना है क्या सभी एल्कोहल बराबर एसिडिक होंगे? जो 1 डिग्री है, जो 2 डिग्री है और 3 डिग्री के एल्कोहल्स में क्या सभी की एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होगी? तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पता कहाँ चलनी है आखिरकार? हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पता चलनी है इस H आयन से, जो यहाँ से निकलने वाला है OH का। जितनी आसानी से H पॉजिटिव निकल जाएगा वो एल्कोहल उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखिए आप कहोगे सर ये वाले H क्यों नहीं निकल सकते? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.3 है। इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में ये कभी बाहर 2.1, इसकी 2.4 या 2.5 निकलेगी आपको। तो इतनी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये नहीं निकलने वाला। लेकिन इसके में बहुत है 3.5 2.1, फिर शिफ्ट कर लेगा आपको इलेक्ट्रॉन में H आयन निकाल देगा। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक है बिटवीन प्राइमरी, secondary and tertiary alcohol, which is more acidic and why?
तो हम चेक करें, ध्यान रखिएगा एक बात, एल्किल ग्रुप्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इस बात पर ध्यान रखिएगा। एल्किल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो एल्किल ग्रुप से हमारा क्या होता है, देखिए मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, ये होते हैं हमारे एल्किल। सबसे ज़्यादा आपको मैथिल का मिलेगा जब पी मिलेगा, तो ठीक है। तो इसमें हम देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 1, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, बात समझिए। इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दिए, कार्बन से होते हुए, अभी आप 1 डायमेंशन में देख रहे हो, डायग्राम प्लेन में देख रहे हो, ये एक्चुअली में 3D स्ट्रक्चर है, 3D में घूम रहा है, आप ऐसा देख रहे हो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है, एक्चुअली स्ट्रक्चर 3D है, 3 डायमेंशन में बनी हुई स्ट्रक्चर है ना। तो इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होते होते यहाँ गई, ध्यान से देखना। इसने क्या किया, ऑक्सीजन को 3.5 की भूख लगी है इलेक्ट्रॉन की थोड़ी, लेकिन थोड़ी सी 3.5 में से इसने दे दी, तो अब इसकी भूख थोड़ी कम हुई ना। और इसकी भूख यहाँ पर अगर कम नहीं इलेक्ट्रॉन को भेजने की, तो HI मुश्किल से निकलेगा। लेकिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन को भूख को, जब हम भूख बोल रहे हैं साधारण भाषा में, तो हमारा केमिस्ट्री में बोलना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप इसकी भूख को कम कर रहा है, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप कम कर रहे हैं, और यहाँ पर 3, मतलब यहाँ तो ये संतुष्ट हो गया, पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं, चाहे 3 ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है, 1 डिग्री, लीस्ट कौन होने वाला है, 3 डिग्री। रीजन यही होना है कि यहाँ पर OH की पोलैरिटी को मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिसमें नेगेटिव, इसकी पोलैरिटी को सिर्फ एक ही EDG डिफ्यूज कर रहा है, अब केमिस्ट्री भाषा में बोल रहे हैं। और यहाँ पर कितने, 3, ठीक है ना। तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बना लो, फिर हमें लिखवा देते हैं, ध्यान रखिएगा इसको लिखो पहले। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, थोड़ा सा यहाँ पर में लिखेंगे, यहाँ पे है 1 EDG ग्रुप, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, 3 अब इसकी लैंग्वेज कर लेते हैं, इसलिए इसको करते हैं आज। हो गया लैंग्वेज डिफाइन। The acidic strength of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. The acidic strength of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols depends upon nature of depends upon polarity of
depends upon polarity of, ऐसे लिखना, OH group depends upon polarity of OH group depends upon polarity of OH group. कौन लगाइए? In case of 1 degree alcohol, there is only one alkyl group, bracket में लिखना EDG. In case of primary alcohol, there is only one alkyl group, bracket में लिखना EDG, electron bonding group is present, which decreases the polarity of OH group, decreases the polarity of OH group, while in case of 3 degree alcohol, 2 डिग्री में लिख रहे हैं क्योंकि हम प्राइमरी और थर्ड तो पक्का है कि यहाँ से यहाँ पर आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा ये हमने जो साइन बनाया गलत आप लोगों ने नहीं बनाया, सही बनाया आप लोगों ने नहीं बनाया, सही कर लो। कौन होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक? चलिए कोई बात नहीं। देखिए By in case of 3 degree alcohol, there are 3 alkyl groups. There are 3 alkyl groups. ब्रैकेट में लिखना EDG. There are 3 alkyl groups which decreases डाउट क्लियर कर देते हैं। हाँ तो दोनों के क्वेश्चन में दिया ना समझ में आ गया क्या? यहाँ कितना एल्किल ग्रुप है जो इसकी पोलैरिटी को हटा रहा है, यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप है जो इसकी पोलैरिटी को हटा रहे हैं? 2। और यहाँ पर कितने? तो तीनों ही अल्कोहल में इसकी पोलैरिटी हटाने के लिए एल्किल ग्रुप लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोलैरिटी हटाएंगे वो ये हटाएंगे। हमने बोला in 1 degree alcohol there is 1 alkyl group which decreases the polarity of OH group, while in case of 3 degree alcohol there is 3 alkyl group decreases the polarity of OH group। पोलैरिटी तो कोई भी ग्रुप नहीं बढ़ा रहा ना, तो इसमें कोई पोलैरिटी, सभी इसमें भी पोलैरिटी घटाने वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी, लेकिन इसमें कितना लगा हुआ है और इसमें कितना? तो ये पोलैरिटी ज़्यादा घटाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बी। और इसके समझ में आ गया? दोनों में ही पोलैरिटी घटाने वाले ग्रुप। अभी हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे। There are 3 alkyl group with decrease in the polarity of OH group। इसका फुल फॉर्म बनाइए, लिखिए हैंड्स, हैंड पे कॉमा लगाइए, हैंड्स
it is hence it is clear that 1 degree alcohol and it is clear that 1 degree alcohol release H ion H positive ion more easily than 2 degree and 3 degree alcohol. Hence it is clear that 1 degree alcohol is H and more easily than 2 degree and 3 degree alcohol. Therefore it is more acidic. अब लैंग्वेज आपको कुछ पढ़नी नहीं है, हम अभी आपकी नजर कर देते हैं। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, हम इसको क्लियर कर दें, इसके बाद सब हम निकल करेंगे। कोई लैंग्वेज पढ़ लो। देखो आपने कुछ भी आपको लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ जैसे यहाँ देखिए इन 1 डिग्री एल्कोहल से 1 एल्किल ग्रुप। पहले नंबर हम बात कर लें द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स इट डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ OH ग्रुप। पोलैरिटी से सीधा मतलब है जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उस पर इतना नेगेटिव चला जाएगा, ऐसे पॉजिटिव। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, तो H आयन निकल जाएगा। अब हम देखें कि इलेक्ट्रॉन किस में सबसे आसानी से खींचे जाएगा। यहाँ देखें तो यहाँ एक EDG ग्रुप लगा हुआ है जो इसकी पोलैरिटी को हटा रहा है, क्योंकि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है तो ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। 2 डिग्री में 2 हैं एंड 3 डिग्री में कितने हैं आपके 3 है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और 3 डिग्री में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं आपके 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है 3। तो अब देखिए हमने क्या बोला है आपका द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ OH ग्रुप। In case of 1 degree alcohol, there is only 1 alkyl group will decrease the polarity of OH group. While in case of 3 degree alcohol, there is 3 alkyl group will decrease the polarity of OH group. Hence, it is clear that in 1 degree alcohol, H ion will move more easily than 3 degree alcohol, and therefore it is more acidic. इसलिए क्या है more acidic। लैंग्वेज क्लियर है? अदिति क्लियर? आपको कहीं डाउट? हाँ आपको डाउट पक्का क्लियर? तो बस एक मिनट छोड़ रहे हैं। आप एक चीज पता है, ध्यान से देखना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जैसे हम पूछ ले वैल्यू याद नहीं करनी पड़ती है। इसमें के किसका सबसे ज्यादा होगा? के मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ये उतना ही ज्यादा आएगा जितना क्या आएगा आपका H आयन, है ना। तो अगर हम बात कर लें तो इन तीनों में सबसे आसान H आयन कौन निकाल रहा है? तो अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री
तो 3 डिग्री के के की बात करेंगे, है ना। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल में के की बात कर ले तो सबसे ज्यादा के किसका आएगा? 1 डिग्री का, ध्यान रखना, ये सबसे आसानी है। लेकिन क्वेश्चन इससे भी ज्यादा टिपिकल कब बनता है? जानते हो आप नेगेटिव ऑफ के, किसी के साथ भी नेगेटिव लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉग। उसका मतलब क्या होता है? पी राखी होता है, या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ एच आना, जिसका मतलब क्या होता है? पी एच। नेगेटिव लॉग का मतलब क्या होता है? पी। तो ए हो गया आपका के, और के का उल्टा क्या होता है? पी के का उल्टा क्या होता है आपका? पी के। क्लियर है? क्योंकि जो ये पी के होता है ये नेगेटिव लॉग ऑफ के होता है, पी के। तो अगर आपसे पूछ ले एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे पता करोगे, तो दो तरीके से पता करते हैं। जिसका के जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर जिसका पीके जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। हमने कहा इसका के सबसे ज्यादा है, तो अगर हम पीके लिखे, पीके 1 डिग्री, पीके 2 डिग्री एंड पीके 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा पीके किसका आएगा? 3 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, या जितना कम पी के होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ये ध्यान रखिए, ये बात थोड़ी सी। तो हो सकता है भविष्य में आपको इसमें दिक्कत आए, तो हम यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आपके कि जितना ज्यादा के होगा और जितना कम पी के होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो आप भविष्य में भूल ना जाए बात को, इसलिए मैंने आपको के बताता है कितना एच आयन निकला है, और पी के उल्टा होता है इसका। आपको वैल्यू दी गई होगी तो आपको चेक कर लेना है कि जिसमें पी के की वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बताया है हमने, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और ज़्यादातर पी के की वैल्यू दी जाती है, के की दी जाती है, इसलिए ध्यान रखें। एक लास्ट और क्वेश्चन हम आपको एक लास्ट देखिए, 11th की पढ़ाई अब काम आती है, ठीक है। थोड़ा सा लिखना होगा हम लोग, एक मिनट लिखिए, फिर आप लोग कर देते हैं। एक मिनट यहाँ देखो ध्यान से, इस पे नेगेटिव और एक चाइन निकल गया, तो ये बन गया। यहाँ पे देखिए, इस पे नेगेटिव और ये चाइन निकल गया, हालांकि इस पे टिपिकल तरीके से निकलेगा, इस पे भी नेगेटिव, ठीक है। निकलेंगे तो तीनों से सबसे आसानी से इससे निकलेंगे। इसलिए अगर पूछ ले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे कम पी के किसका होगा? इसका होगा, ध्यान रखिएगा। और जितना कम पी के उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे ही हमने एच आयन निकाल दिया, जब सब हमने एच आयन निकाला तो अब एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे। जैसे ही हमने एच आयन निकाल दिया तो किसकी तरह बिहेव करने लगी? बेस की तरह। अब इनकी एच आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों को शायद एक चीज़ पता हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस क्या होता है? वीक। लास्ट ईयर बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है कंजुगेट बेस, वो हमेशा क्या होता है? वीक होता है। जैसे हमने कहा HCl, ये अगर एच आयन दे देगा तो बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था लेकिन ये कैसा है? बेस है, वीक बेस। तो अब हमसे पूछना चाहते हैं, सभी आपके बेस हैं,
ये सभी के सभी बेस हैं, इनका नाम क्या होगा? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री का एल्कोक्साइड आयन, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का एल्कोक्साइड। तो हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा इनमें से? 3 डिग्री का, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो बेस सबसे वीक होगा, और सबसे वीक एसिड का बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अभी क्वेश्चन फंसा के आते हैं, इसलिए हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश, तो हेडिंग बना के, थोड़ी सी हेडिंग बना के दिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोक्साइड आयन, फिर ये ऑर्डर लिख लीजिए। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोक्साइड आयन, तो हम आपके लिए यहीं पर लिख देते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके जो बेस होते हैं वो वीक बेस होते हैं। हेलो, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड के बेस वीक होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट पेयर। एसिड बेस की पेयर होती है तो बोलते हैं कंजुगेट पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, है ना। इसको नोट करें, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ। इसके बाद का जो बचा हुआ है पोर्शन, वो बात तो होना मुश्किल है। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन between acidic strength of alcohol and water. Comparison between acidic strength of alcohol and water. Comparison between acidic strength of alcohol and water. इसको मैं एक लाइन में कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए है हमारा एल्कोहल, ठीक है, और ए है हमारा वाटर। अब हम ये देखना चाहते हैं बिटवीन एल्कोहल एंड वाटर, which one will release H ion more easily? The compound, the molecules which release H ion more easily will show more acidic character. तो अब यहाँ हम देखेंगे OH ग्रुप, यहाँ ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और H आयन निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीजन की यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने की एक टेंडेंसी है, वो डिक्रीज हो रही है। What is the reason behind this? Because of presence of electron donating group. क्या है आपके all alkyl groups are electron donating group. ये आपका कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जी। तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो
ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करने की वो कम जाएगी, जिसकी पोलैरिटी भी घटेगी। पोलैरिटी घट रही मतलब एच आयन इजीली रिमूव नहीं होंगे। अब इस केस में देख ले तो ये केस तो बिल्कुल सेम आ रहा है यहाँ से, लेकिन पीछे से कोई ऐसा नहीं बैठा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करे, कम करे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो सीधा सा आंसर है कि यहाँ पर इसकी टेंडेंसी जो है पोलैरिटी को घटाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। हम प्राइमरी अल्कोहल की बात कर लें, सेकेंडरी तो पक्का इससे ज़्यादा और वीक होगा, टर्सरी तो और वीक होगा, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पर एक एल्की ग्रुप है और यहाँ पर कोई भी एल्की ग्रुप नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स को नाम करें। जैसे लैंग्वेज में बता देंगे अभी ऐसे दे चलिए शॉर्ट में लिखना है इसको। between alcohol and water, between alcohol and water, फॉर्मूला लगाइए। वाटर इज मोर एसिडिक, वाटर इज मोर एसिडिक। हमने आपको पहले बताया था बच्चों का एक माइंड सेट होता है कि वाटर तो न्यूट्रल है, तो हमने आपको बताया था 100% प्योर वाटर जिसका 25 डिग्री सेल्सियस पे जो पीएच आता है 100% प्योर, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका pH 7 आता है, वही वाटर न्यूट्रल होता है। बाकी इम्प्योर वाटर या तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। आपको पता है कि वाटर H आयन रिलीज करता है OH आयन, H आयन रिलीज से आया था pH का कॉन्सेप्ट, OH आयन रिलीज से आया था POH का कॉन्सेप्ट आया था आपका। और इसलिए वाटर को कौन सी स्पीशीज कहते हैं हम, एम्फोटेरिक स्पीशीज है, क्योंकि ये H आयन को भी डोनेट कर सकती है, OH आयन को भी डोनेट कर सकती है। तो बच्चों के दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर फिट कर दिया जाता है, ठीक है, जब छोटी क्लासेस में चल जाता है कि वाटर न्यूट्रल है, ठीक है ना, लेकिन वो प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। हम भी जो पानी पीते हैं वो 100% न्यूट्रल नहीं है, वो एसिडिक या बेसिक होता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ना। तो बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक because in alcohol due to the presence of EDG group, because in alcohol due to the presence of electron donating group, polarity of OH gets decreased because in alcohol due to the presence of ED group, polarity of OH
gets decreased, which decreases the acidic strength of alcohol, which decreases acidic strength of alcohol। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आपको कि आपसे पूछ लेता भी वाइवा में कि विच वन इज मोर एसिडिक, वाटर या अल्कोहल। तो बच्चे का दिमाग ये ऐसा बात करता है कि यार वाटर न्यूट्रल है, अल्कोहल ही ज़्यादा एसिडिक होगा, लेकिन वो कुछ हो रहा है वाटर इज मोर एसिडिक कंपेयर टू अल्कोहल। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप्स नहीं है, ठीक है ना। एक किसी इम्प्योरिटी के इन्फ्लुएंस में आएगा तो एच आयन जो सामने वाले ग्रुप डिपेंड करेगा कि कौन सा आयन रीच कर रहा है। हालांकि जब एच आयन रीच होगा तो वो एच भी ऑटोमेटिक रीच होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर इज मोर एसिडिक बिकॉज इन केस ऑफ अल्कोहल ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ एडी ग्रुप। हमने 1 2 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने इससे लिया तो 1 सेकेंडरी अल्कोहल होता तो 2 और 3 टर्सरी होता तो 3, ठीक है। जब 1 डिग्री है 20 है तो 3 डिग्री तो बहुत ज़्यादा होगा। प्रेजेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप, पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, कम होगी, विच डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। अब हम ऑटोमेटिक अपने माइंड में बात समझ रहे हैं कि इसकी पोलैरिटी अगर डिक्रीज होगी तो एच आयन का रीच क्या होगा, डिफिकल्ट। अगर एच आयन रीच नहीं होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अच्छा, ठीक है। एक छोटा सा था इसके लिए, अब आगे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आता है कंपेरिजन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल और विच वन इज मोर एसिडिक। एक तो ये बनता है सबसे ज्यादा, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो इसी क्वेश्चन के आने के चांसेस है। फिर ये भी आ सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में से कौन ज्यादा एसिडिक है ना। चलिए आइए हेडिंग, उसी का नेक्स्ट पार्ट है effect of substituent on acidic nature of phenol। Effect of substituent on acidic nature of phenol। Effect of substituent on acidic nature of phenol। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी इसमें effect of EDG groups, effect of electron donating groups, है ना। EDG का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और मल्टीपल लगे तो ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। चलिए इसको समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा फिनॉल पे। ये है हमारा फिनॉल, ये सीधा साधा एच आयन को लीच कर रहा है तो ये एसिडिक है, लेकिन इसके एच आयन की लीच करने की टेंडेंसी पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल।
सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि यहाँ रिंग से हाइड्रोजन निकलेंगे, उसके प्लेस पे जाकर दूसरा ग्रुप जुड़ेगा, तो वो क्या कहला गया? सब्स्टिट्यूएंट। वो सब्स्टिट्यूएंट दो प्रकार के हो सकते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, अदर वन मे बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। दो ही प्रकार के होंगे, एक वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को रिंग से ले जाते हुए यहाँ तक पहुंचाएंगे, तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स रिंग सब्स्टिट्यूट करें, टूवर्ड्स रिंग फ्लो करेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इसमें सबसे मोस्ट आपको ध्यान रखना है एल्किल ग्रुप, जैसे मैथिल एथिल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एंड एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी में हम स्वीरी लेते थे, जो सबसे फेवरेट आपका होता है मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक, यहाँ आर से मतलब समझ रहे हो आप लोग? आर क्या है हमारा? एल्किल ग्रुप, जैसे कि मिथाइल, एथाइल एक्सेट्रा। तो अगर एक ग्रुप आपको कभी भी रिंग में लगे मिल जाए, देखिए मैथिल ऑक्सी मिथॉक्सी, एथिल तो मिथॉक्सी, तो ये ग्रुप्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स रिंग। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, यहाँ लगा, कहीं भी लगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ शिफ्ट करेगा, तो वो रिंग से शिफ्ट होते यहाँ तक आएंगे, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को या यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या करेंगे? डिक्रीज। और अगर डिक्रीज करेंगे तो ये बॉन्ड में पोलर नेचर नहीं आएगा, और इससे एच आयन का निकलना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। आगे बात समझ स्ट्रक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स E, B, G, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स decreases the acidic strength, decreases the acidic strength of phenol, as they decreases the polarity of OH group. Electron donating groups EDG decreases the acidic strength of phenol as they decreases the polarity of OH group. क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ EWG
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। विथड्रॉ जानते हो ना? जैसे आप एटीएम से मनी को क्या करते हो? विथड्रॉ, अपनी तरफ खींचते हो, है ना? विथड्रॉ करना, निकालना। विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो देखिए, अगर इस रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लग जाएंगे आपके, तो वो क्या करेंगे? देखो पहले समझिए। इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स गेट अटैच्ड विद द बेंडिंग रिंग ऑफ फिनॉल और साइक्लिक रिंग ऑफ फिनॉल, तो होगा क्या? दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स itself, increases the polarity of OH group, which more facilitate release of H positive ion, hence increases the acidic strength of phenol. उल्टा हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे तो इसकी पोलैरिटी घट रही थी। इसको हम व्यवहारिक रूप से समझ लें अपनी भाषा में, तो इसको जो भूख थी, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स थे, इसकी भूख जो 3.5 है, हम भूख को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे थे तो इसकी जो भूख थी वो कम रही थी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे थे, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर रहे थे अपना, इसलिए एटॉम रिलीज नहीं हो रहा था। लेकिन इस केस में इसको जितनी भूख लगी है और बढ़ा रहे हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करते हुए ऐसे लाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल्स मान सकते हो, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। लेकिन यहाँ पर ले गए हम, तो यहाँ से ये मेटल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर ले गए हम तब भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ कहीं था जहाँ से मेटल इसको अट्रैक्ट कर रहा, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक थी? यहाँ तक थी, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। ऐसा ही होता है चार्ज का, तो चार्ज की डेंसिटी घट या बढ़ रही है तो इसी प्रकार ग्रुप, जिसके ग्रुप होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे तो इस पे चार्ज की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ डेंसिटी घटाएगा, तो ये बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं आएगी, और अगर पोलैरिटी नहीं आएगी तो बॉन्ड वीक नहीं होगा, एटॉम रिलीज नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं? फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल के रूप में आपको हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है नाइट्रो, ये ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कौन सा याद रख सकते हो? साइनाइड, ये दो ग्रुप जरूर याद रखिएगा। साइनाइड मत लगाओ यहाँ पर, सीधे ग्रुप याद रखो, ये अपनी तरफ खींचेंगे। आपको साइन लगाना है, तो इस पे भी माइनस होता है, इस पे भी इधर ग्रुप याद रखो आप, यहाँ ग्रुप का काम है। सिर्फ दो ही नहीं है, बहुत है, लेकिन हमने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट है वो एरो ग्रुप, यही लगा मिलेगा आपको सबसे ज्यादा। तो इसमें थोड़ी सी लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ब्रैकेट में लिखिए EWG, increases the acidic strength of phenol, electron donating groups ब्रैकेट में लिखिए EWG increases
the acidic strength of phenol as they increases as they increases as they increases the polarity of OH group as they increases INCRAS as they increases the polarity of OH group as they increase the polarity of OH group। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और फिर कुछ और बताते हैं आप ये काम का क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एंड अरेंज following find and arrange following molecules या आप सब्सटेंस लिख सकते हो। find and arrange following molecules in increasing order of acidic strength। Find and arrange following molecules in increasing order of acidic strength। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक सबसे लास्ट में। ध्यान रखा करेगी, इंक्रीजिंग बोला है कि डिक्रीजिंग बोला है। अब इसको एक देखो, टाइम वेस्ट मत करना, सीधे ABCD में सीधे ऐसे लिख देना, मतलब कोडिंग को ABC करके आप लिख सकते हो। दोबारा की स्ट्रक्चर लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोडिंग से अरेंज कर दो। पहला है फिनॉल, दूसरा है 2 मेथिल फिनॉल, C है आपका
4 नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल, और बी नंबर का है आपका 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, और ए है आपका 2,4,6 ट्राईमेथिलफिनॉल। हो गया जी? चलिए सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो ये फाइंड कर लो कि कहाँ कहाँ पर आपके EDG ग्रुप्स लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। सबसे पहला काम तो यही करना है, आपको फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ पर आपके EG ग्रुप्स है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। ये तो तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। अब इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी है। हमें एक चीज तो पता है, देखो मेरी बात सुनो, देखिए जो फिनॉल होता है वो एसिडिक नेचर में। अब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट पड़ता है, जो भी सब्स्टिट्यूट आपके इस पे लगते हैं। दे में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और में भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो देखिए अगर फिनॉल में आके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगेंगे तो वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कम। तो इतना तो पक्का है कि इस मॉलिक्यूल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इससे कम है, क्योंकि ये सीधा साधा है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ये घटा रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और इससे भी ज्यादा कौन घटाएगा? तो हमें तो सबसे ज्यादा जो वीकेस्ट दिख रहा है एसिडिक होगा वो ई नंबर का, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ ई नंबर की होगी। इसके बाद किसकी होगी? बी नंबर, थोड़ा इससे ज्यादा होगा, बी नंबर की होगी। तो ई और बी। इसके बाद हम देखिए तो ये फिनॉल है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लग जाएंगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो इतना पक्का है कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे तो ज्यादा है। तो तीसरे नंबर पे कौन होगा? ए आने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है और यहाँ पर दो। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा पोलैरिटी बढ़ेगी, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? डी। और उससे कम कौन हो गया आपका? सी। तो अब फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा आपका सी नंबर का, तो ये आ गया आपका सी। और सबसे पावरफुल एसिडिक कौन होगा यहाँ पर? डी ग्रुप। ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ऐसा लिख दिया, डिक्रीजिंग में होता तो ऐसे लिख देते, पहले बी आ जाता, फिर सी आ जाता, फिर ए आ जाता, फिर बी आ जाता। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग इसकी इससे कम है, या फिर ऐसा करें कि इसकी इससे ज़्यादा है, इसकी कम है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए। यहाँ पर जो सबसे लास्ट में उसकी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ जो सबसे लास्ट में उसकी सबसे कम होगी। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखते बनता होगा, वैसे में विश्वास है, नहीं बनता हो तो सीख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंपेयर बिटवीन ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल एंड
and orthonitrophenol. Compare between orthomethoxyphenol and orthonitrophenol. Which one is more acidic? Which one is more acidic? Which one is more acidic? करना चाहोगे सर इसको करिए, पहले स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। तो आपको आंसर तो पता चल होगा कौन ज़्यादा होगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। इन ऑर्थोमेथोक्सीफेनॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप द पोलैरिटी ऑफ OH get decreased with decrease in the acidic strand of orthomethoxyphenol. While in case of orthonitrophenol, due to presence of electron withdrawing groups, the polarity of OH group increases, which increases the acidic strand of orthonitrophenol. क्लियर है ना? संज्ञा इसका क्वेश्चन जो लैंग्वेज है वो क्लियर है, लिखवा देंगे, आप बनाने की कोशिश करोगे, हाँ कर लोगे। जो आपको पहले वाली लैंग्वेज लिखवाई ना उसी से कोशिश करिए। पता है इसमें कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही आते हैं, लेकिन हम आपको इसलिए प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं कि अगर आपको लैंग्वेज लिखनी आ गई तो आपके लिए चीज़ें याद करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो लैंग्वेज को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर हम लिख पा रहे हैं, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट में भी आप सकते हो इन्फेनॉल प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक। अब देखो वो आपके ऊपर है कि आप लैंग्वेज कितनी छोटी या बड़ी करना चाहते हो। डिटेल में जाना चाहते हो तो डिटेल में लैंग्वेज बढ़ेगी आपके, शॉर्ट में इतना भी हो सकते थे इन्फेनॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्टेट ऑफ नॉन डिक्रीज। बाकी आपने चेकर पे छोड़ दिया कि वो अपने आप अंडरस्टैंड करे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की क्वालिटी घटाता है और डिक्रीज होते हैं। और इसमें आप इतना बोल दो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आप पोलैरिटी ओलैरिटी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल गैस इंक्रीज। बाकी उसके ऊपर छोड़ दिया आपने कि इसकी पोलैरिटी को बढ़ा रहा है, हमें एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो आपके ऊपर है। फिर वहाँ चैप्टर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर वो मार्क डिटेक्ट करता है जब उसको सब कुछ अच्छे से नहीं होता। तो हमारा ये प्रोसेस होना चाहिए सब कुछ अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दें, और फिर अगर सीधे फाइंड करने के लिए आ गया तो फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Compare between orthonitrophenol and paranitrophenol. Which one is more acidic? Compare between orthonitrophenol and paranitrophenol.
विच वन इज मोर एसिडिक। अब समस्या है हमारे साथ तो दोनों में ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, अब क्या करें? क्योंकि सर आपने इस तरह की प्रॉब्लम को हमें बताया, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए कोई हम पर्टिकुलर ये नहीं कह रहे आपको कि ऐसा आप कर लो यार तो बन जाएगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। कुछ ये जो स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है इनको आपको रिमेम्बर ही रखना पड़ेगा। इनके लिए कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि ऐसे चीज याद कर लो तो ये काम चल जाएगा। अब आप लोग देखिए इसमें ना, इसके पर्टिकुलर अगर कोई एक्सपेक्शन आता है तो उसको फिर वैसे ही याद रखना पड़ेगा। इसलिए कोई लैंग्वेज, कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रिंसिपल नहीं है कि ऑर्थो पे लगेगा तो ज़्यादा होगा, पैरा पे होगा तो होगा, वो उस समय की उसकी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अब हमारे पास समस्या ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप तो जहाँ भी लगेगा वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है और सेम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसमें है। अब चलो ऐसा हो जाता है कि यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, यहाँ दूसरा, तो हम देख लेते कि इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है, तो डिफरेंस क्रिएट कर लेते। लेकिन यहाँ पर हमें एक ही चीज में फर्क दिख रहा है, दैट इज इन पोजीशन। मतलब आंसर वहीं पर है, पोजीशन से ही कहीं इसका आंसर आएगा। चीज़ों को समझ के थोड़ा देखा करो ना। हमें कहीं पूरे मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो सिर्फ पोजीशन में फर्क आ रहा है। अब आप देखिए क्या होता है, हम आपको पहले बता देते हैं कि ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल में से पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होता है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सीधी सी बात है, एचआईएन रीच कर रहा होगा, लेकिन क्यों कर रहा है उसका रीजन। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो टू टाइप्स की होगी, एक विद इन द मॉलिक्यूल दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अदर वन इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना, विच वन इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दोनों के केस में हम देख, सॉरी इसके केस में अगर हम देख लें तो यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इसके केस पे यहाँ पर इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल पॉसिबल है। ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और अगर ये रिएक्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया तो फिर पहले से तो एक बॉन्ड बना ही था, एक ने आके और पकड़ लिया तो इसका जो रिलीज होना है वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो अगर आसानी से एचआईएन नहीं देगा तो एसिडिक कौन हो जाएगा। ये बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन इसी का एक ऑक्सीजन एटम घटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। रीजन क्या है इसमें, इंटरमल। और आपसे एक क्वेश्चन और हमने आपको लिखवाया था बिटवीन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल व्हिच वन इज एक्सट्रीम वोलेटाइल। ध्यान रखिएगा, रीजन इनका बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए तो लिखिए इसको। और यहाँ पर है आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो और पैरा में से ऑर्थो वाला ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं आते, फाइंड करने की बात है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने आपको कुछ कराए जो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में और हेल्प करेंगे। देखिए आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, जब तक वो थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे, तब तक वो थ्योरी क्लियर नहीं होती है। और जहाँ आपने उससे 2-4 एग्जाम्पल्स दिए तो
उसके आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि हो क्या कर रहा है। अब ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थ्योरी में ही लिखना है और जो भी उसके साथ स्ट्रक्चर्स आएंगे वो भी बनाएंगे। तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसको करना रहेगा। देखिए इसको हम पूरा सेट करके लिखवा रहे हैं, जिसमें आपको 10 जगह प्रश्न होना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, अभी लास्ट फ्यू ईयर्स से तो नहीं आया, लेकिन पहले आता रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल which one is more acidic। तो यहां तक का तो आंसर हमें पता है, which one is more acidic। तो अगर इतना क्वेश्चन आ जाए तो हम आंसर तुरंत दे देंगे कि कौन है फिनॉल इज मोर एसिडिक, और एग्जाम्पल भी दे देंगे रिएक्शन का NaOH के साथ। लेकिन इसके बाद जो लिखेगा उससे आंसर क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल व्हिच वन इज मोर एसिडिक, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये जो लिख दिया NaOH, अब इसका एक्सप्लेनेशन दो क्यों है। तो आप कह दोगे सर वो NaOH वाली रिएक्शन लिख देंगे, बता देंगे कि NaOH से वो रिएक्शन कर रहा है इसलिए एसिडिक है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं क्यों कर रहा है, एल्कोहल क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों कर रहा है। बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल व्हिच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। तो ये तो पता है हमें, बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल, फिनॉल इज मोर एसिडिक, react with NaOH form phenoxide, alcohol does not react with NaOH। तो ये हमें मिल गया, यहाँ तक तो आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब व्हाई लग गया, वो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि आप पूरा एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ ये क्वेश्चन समझना है आपको। तो आप अगर वो रिएक्शन भी दे दोगे तब भी वो आंसर उतना अच्छा नहीं होगा, हालांकि मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेन नहीं हुआ। वो तो आपने एक एग्जाम्पल बता दिया, वो वही तो पूछ रहा है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसी को हम क्लियर करते हैं, पूरा डिटेल से क्लियर करते हैं। कुछ पिछला भी आएगा और बहुत सारा आगे का आएगा, ठीक है। तो ये आपका एसिडिक स्टेंस लेते लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम मूव कर जाएंगे प्रिपरेशन मेथड पे। चलिए तो हम आंसर फॉर्म में लिख रहे हैं, बिटवीन alcohol and phenol, कॉमन लाइएगा फिर, phenol is more acidic, phenol is more acidic। This can be clear. This can be cleared by following facts. Between alcohol and phenol, phenol is more acidic. This can be cleared by following facts। इसको जो निम्न फैक्ट्स हैं आपके, उनके द्वारा क्लियर कर सकते हैं। तो पहला फैक्ट है हमारा, फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट है। हालांकि ये वाला जो फैक्ट है उतना मजेदार नहीं है। जो सेकंड फैक्ट है वही सब कुछ है इसका, लेकिन इसको भी वेरी कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन।
एल्कोहल, अच्छा हम यहाँ अगर देख लें तो हम बता चुके हैं आपको लास्ट लेक्चर में कितना हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, कौन सा sp3 है। और अगर इसके केस पे देखें तो sp2 है। अच्छा अगर हम सब सेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास कौन सी सब सेल होती है, S, फिर T, फिर T और फिर फाइनली डिस्टॉर्टेड X सब सेल। अगर हम 100% में इसको ले जाए तो यहाँ पर S करेक्टर कितना आ रहा है, 25% है ना, S करेक्टर है यहाँ पर 25%। और अगर 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 33.33% S करेक्टर आएगा यहाँ पर। ये ऐसे हम लिखवा रहे हैं, फर्स्ट वाला फैक्ट इतना मजेदार नहीं है, सेकंड फैक्ट ही आपका आंसर है, पर इससे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो कार्बन है समझने की कोशिश करिएगा, उसके पास 25% एस कैरेक्टर है और यहाँ जो कार्बन है उसके पास कितना 33, मतलब यहाँ के कार्बन के पास ज़्यादा एस कैरेक्टर है तो इसकी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होगी, हालांकि ऑक्सीजन की तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लेकिन फिर भी हम इस कार्बन को अगर कंपेयर करें तो इसके बाद 25% एस कैरेक्टर है और इस वाले का 33, तो मतलब ये थोड़ा सा तो कोशिश करेगा ज़्यादा इसके कंपेयर में कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, थोड़ा भी कर रहा है, हिला भी रहा है, डेंस चार्ज की डेंसिटी को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट करने के लिए प्रयास भी कर रहा है, तो पक्का है वो ऑक्सीजन को और इंड्यूस करेगा और प्रेरित करेगा कि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, तो ये एच आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपके लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ था कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई तुलना ही नहीं है, ये थोड़ी खींचेगा तो ऑक्सीजन, तो वही हम कह रहे हैं कि खींचेगा तो ऑक्सीजन ही, ऑक्सीजन तो दोनों में ही सेम है, लेकिन पीछे वाले में से हेल्प कौन करेगा, जो थोड़ी सी हेल्प कर सकता है कि और अट्रैक्ट करे, तो इसका एस नहीं करेगा, इसका कार्बन नहीं करेगा, इसका करेगा। ठीक है, बस में इसमें कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही था। सेकंड पॉइंट में बड़े डिटेल से लिखवा रहे हैं, नोट सब कुछ है आपका। ठीक है, एक्चुअली में सेकंड पॉइंट भी आपका आंसर है, लेकिन हमने आपको बता दिया। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, हमने आपको केमिस्ट्री में एक चीज बताई थी, केमिस्ट्री में दो वाक्यों को या दो वर्ड को हमेशा याद रखना था, लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, हमेशा रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। केमिस्ट्री में आपसे कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है तो इसलिए हो रही है कि उस तरफ उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। आ रही बात सही, तभी होती है। और दूसरा है एनर्जी के टर्म में देख लो तो जहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी और रिएक्शन उस तरफ। ऐसे हम चौक को ऊपर पहनते तो वो वहाँ स्टेबल नहीं है, जमीन में आके स्टेबल हो जाएगी, है ना। तो उसको यहाँ पर उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी से हमने अपनी मैकेनिकल एनर्जी को उसको ट्रांसफर किया काइनेटिक एनर्जी में, तो वो आपके यहाँ पर स्थिर होगी, तो यहाँ उसको स्टेबिलिटी मिली। तो अब केमिस्ट्री में हम यही बता रहे हैं यहाँ पर। दूसरा फैक्ट है आपका कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है, वो यहाँ से पता चलेगा आपको इस बारे में। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड रिजोनेंस है। रिजोनेंस
रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस के लिए जो मस्ट फुलफिल्ड कंडीशन है वो है हाइपर रेप्लिकेशन, सॉरी वो है कंजुगेशन। कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में सिंगल डबल बॉन्ड हो, या फिर अल्टरनेट में नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो, या वो पाई बॉन्ड बोल रहे उसी को, या फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड हो, या फिर कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड हो, या लॉन पेयर डबल बॉन्ड हो। कंजुगेशन मस्ट है, बिना कंजुगेशन के रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो अब ये में थोड़ा ध्यान देना, रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसकी पूरी थ्योरेटिकल लैंग्वेज भी लिखेंगे। सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। ये हो गया आपका एल्कोहल, इसमें एंजाइम रिलीज किया, समझिएगा बात को, इसने H पॉजिटिव आयन रिलीज किया, तो इस पे क्या रहेगा नेगेटिव। तो ये हो गया प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन, और ये एल्किल और ये ऑक्साइड, तो ये हो गया एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। अब हमने सॉल्यूशन में कंटेनर में एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स डाले, वो एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है, लेकिन ये एंजाइम यहाँ सॉल्यूशन में पड़े रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो ये वापस H पॉजिटिव आयन से क्या कर देगा, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ। तो इसके नेगेटिव चार्ज का स्टेबल होना बहुत जरूरी है, पर इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कहीं भी हमें इसमें ऐसी कोई कंडीशन दिख ही नहीं रही जिसमें नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो सके, कहीं कहाँ जाएगा, किसके साथ कंजुगेशन है इसका, किसी के साथ भी कंजुगेशन नहीं लगा, खाली नेगेटिव चार्ज है, कहाँ शिफ्ट होगा। ये कार्बन अपने आप में पहले से बैलेंस है यहाँ पर, यहाँ आगे अगर इसके बाद कोई डबल बॉन्ड होता तो फिर कर जाता। तो सबसे पहली बात, एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के कारण स्टेबिलिटी चाहेगा तो फिर से इससे रिएक्ट करेगा और इस तरफ आएगा, जैसे ही इस तरफ आएगा H आयन के नंबर घटेंगे, या हम कहेंगे 100 में से 100 टूटने तो नहीं वाले, हम कर रहे 100 में से 100 टूटे, लेकिन 90 वापस आ रहे, रीजन इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, एसिडिक स्टेट क्या होगी घटेगी। तो यहाँ पर नो रेजोनेंस, तो ये है हमारा अनस्टेबल। पहले इसको लिखो, फिर फिनॉल की बात करते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल है, नो रेजोनेंस। अब मेन रीजन आ रहा है आपका ना, कि क्यों फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, उस पे आ रहे हैं ना। एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस नहीं हो रहा है, अब कर देते। अब आते हैं फिनॉल के ऊपर, क्या बिल्कुल परफेक्ट आंसर आने वाला है आपका, ये जवाब आप इतनी देर से वेट कर रहे हो कि हमें आंसर मिल जाए, वो आने वाला है। फिनॉल, अब इसमें हम ध्यान रखिएगा ओनली वन डायरेक्शन का एरो लगा है, इससे हमारा आंसर अच्छा हो जाएगा। तो इस एरो से हमें 100 एक हो रहा है कि डायरेक्शन फॉरवर्ड ही जानी है, बैकवर्ड नहीं आने वाली, इसलिए हमें सिर्फ सिंगल एरो लगाया है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि माइनर अमाउंट में बैकवर्ड भी आती है, लेकिन उतना कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं होता, तो कोई वैल्यू नहीं करता वो। तो सेम फिनॉल में होने वाला है ना। अब इसको थोड़ा बॉन्ड में कर देंगे ना, बेटर रहेगा, बॉन्ड के फॉर्म में कर दें। तो ये कौन सा आयन बना, फिनॉक्साइड आयन। तो ये आपका फिनॉल के मॉलिक्यूल्स हमने इसमें डाले और इसमें H आयन रिलीज किए, तो सॉल्यूशन कैसा होता गया, एसिडिक। अब
ये एच आयन अगर इसमें पड़े रहेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को और बढ़ाते जाएंगे, मतलब पीएच को घटाते जाएंगे। आप जानते हो ना, एच आयन पॉजिटिव जितना बढ़ेगा पीएच उतना घटेगा, क्योंकि पीएच एच आयन का क्या है, नेगेटिव। तो जितना पीएच कम होता जाएगा पीएच उतना ही कम होता जाएगा, जितना एच पॉजिटिव आयन बढ़ता जाएगा, और जितना एच पॉजिटिव आयन बढ़ता जाएगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। अब एच आयन के सॉल्यूशन में बने रहने की एक ही कंडीशन है कि ये स्टेबल हो जाए, और ये स्टेबल तभी होगा जब चार्ज डिस्पर्स हो जाए। ये चार्ज यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ रुक गया तो फिर ये इससे रिएक्ट करके रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या है, ये चार्ज डिस्पर्स होने की कंडीशन बन रही। कंजुगेशन देखिए हम यहाँ देखिए, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन यहाँ पर बन रहा है। तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। तो ये चार्ज एक जगह नहीं रखेगा, जब ये चार्ज लगातार शिफ्ट होता रहेगा तो ये जो फिनॉक्साइड आयन होगा ये कैसा हो जाएगा हमारा, स्टेबल, और इसके स्टेबल होने के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मेन आंसर जो है हमारा, हेलो गुड मॉर्निंग। अच्छा तुम्हारा होगा थोड़ा पैसे ही लाएंगे और क्या होगा, और नहीं होगा वहाँ तो कम से कम सेफ तो रहोगे तुम। ठीक है करा लो। अभी हम मनोज थोड़ा कोचिंग में है तो तुम्हें कौन लगाते हैं, बात करते हैं। देखो फिनॉल सेम एल्कोहल की तरह ये भी पॉजिटिव आयन यूज कर रहा है। अब ये पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा होते जाएंगे इनका नेगेटिव लॉग मतलब पीएच उतना कम, और जितना कम पीएच उतना एसिडिक। छोड़ो ना कि लंबी पीएच का कॉन्सेप्ट, साधारण भाषा में समझे कि जितने ज्यादा पॉजिटिव आयन होंगे उतना ज्यादा एसिडिक। दुनिया वाली चीजों को छोड़ो भी। तो अब ये एच आयन इसमें बने रहे, 100 डाले, 100 में से मान लो यहाँ 90 गए, और 90 में से 80 यहीं पर टिके रहे, 10 ही वापस आए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और ये तभी पॉसिबल है जब ये नेगेटिव, क्योंकि आयनिक स्थिति आर मोस्ट रिएक्टिव स्थिति। तभी आपसे पूछे सबसे खास रिएक्शन कौन सी होती है, तो आयनिक रिएक्शन। तो ये यहाँ आयन सी पड़े, फिनॉक्साइड आयन पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन पड़ा हुआ है, तो इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ रुका रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगी। एल्कोहल के केस में तो ये नेगेटिव चार्ज कहीं जा ही रहा था, तो मजबूरी हो रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर इसके केस में हम देख लें तो नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के साथ कैसा है, कंजुगेशन में ये क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा, डी लोकेलाइज हो जाएगा, और इसके कारण इसको क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी। अब इसकी रीजनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन एक स्टेबल है, या हम बोले सबसे बढ़िया मतलब गैस स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अब इसका रेजोनेंस बनाना है बस लाइन में लिखने के लिए, और आपका एसिडिक मिक्सचर कंप्लीट। चलिए, तो फिनॉक्साइड आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो पहले नंबर आप शॉर्ट में तो आंसर याद कर लो, फिर लॉन्ग में। Why phenol is more acidic in nature? Because the phenol after the release by H ion, phenoxide ion is formed, get stabilized by ये है मेन इसका आंसर। हाइब्रिडाइजेशन वाला हमने ऐसे लिखवाया है,
फिर आप फिनोल मेन ये है। अब आपसे पूछ ले फिनोल है अल्कोहल में एसिडिक कौन है, फिनोल है। व्हाई? पर इन केस ऑफ अल्कोहल देयर इज नो रेजोनेंस, negative charge does not get dispersed, may be react with H positive ion, reaction can be backward, decrease the acidic strength. But in case of phenol, अभी पूरा लिखवा रहे हैं, शॉर्ट में तो याद रखें, in case of phenol, after the release of H positive ion, phenoxide ion is formed, get stabilized by rejuvenate. और इसके rejuvenate चेक करना है। तो 6 साइक्लोरिन बना लो सबसे पहले। यहाँ देखिएगा फिनॉल का रिजोनेंस नहीं बना रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन बना रहे हैं। करें स्टार्ट। ये बनाया हमने फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पर फिर बनाने में जल्दी है ना, क्योंकि फिनॉल में और इसमें ऊपर सेम है। देखो फिनॉल में रिजोनेंस जब करते थे हम तो सेम ही है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। उसमें हम क्या डिस्कस करते, क्या टिपिकल दोनों पेयर, इसमें क्या करने वाले हैं नेगेटिव चार्ज, बस इतना सा फर्क होने वाला है, बाकी बिल्कुल सेम है। लेकिन जब इसमें नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इस तरफ जा रहा था तो इसमें कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव। लेकिन इस केस में पॉजिटिव नहीं रहेगा, रीजन क्योंकि हम न्यूट्रल को नहीं नेगेटिव को कर रहे हैं, तो सिर्फ नेगेटिव यहाँ से हट जाएगा। तो एक बार आप लोग देख लो, बदले लगेंगे आप लोगों से रीजन, हम तो कई बार आएंगे, फिर आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, कार्बन की वैलेंसी 5 है, तो ये यहाँ पर, तो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटकर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो H पॉजिटिव आयन जब तक यहाँ रिएक्ट करने आएगा तब तक वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ पर, फिर वो अपनी जगह पर, फिर ऐसे। तो H आयन 2, 4, 10 बार इसको पकड़ पाएगा, 90 टाइम्स नहीं पकड़ पाएगा आपको। तो देखिए हुआ क्या, ये ऑक्सीजन, अच्छा इस पे कितने लॉन्ग पेयर है ऑक्सीजन पे, 2 है ना, क्लियर है। 6 होते हैं, एक बॉन्ड यहाँ से एक एक्स है ना, ये 2 लॉन्ग पेयर कैसे शुरू कर दिए। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव डिस्पर्स हुआ है, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया आपका, बाकी ये दोनों वैसे की वैसे करो फिर पकड़ना। सेकेंड में क्या होगा वहाँ, कि यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा और दीवार निकल यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा, तो ये उठ के यहाँ से आया तो यहाँ बॉन्ड बन गया, और ये यहाँ पर इसके ऊपर ये पूरा का पूरा क्या शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। तो वो H आयन के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए ना उसके अंदर, H पॉजिटिव आयन के 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर शिफ्ट किए, H पे पॉजिटिव। प्रोटॉन का मतलब क्या है, H के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड बना था वो एक बॉन्ड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ऑक्सीजन का एक H का। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट कर लिए तो क्या बना, H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव तभी बना ना जब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो
इसके पास कितने वेक्टर होते हैं? तो ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। अब इसको देखिए हम, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, यहाँ बॉन्ड, और ये यहाँ गया, यहाँ पर क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखो हम एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, तो डाउट नहीं होना चाहिए ना। देखो एक फिनॉक्साइड आयन का ना, जब फिनॉल ने OH निकाल दिया, H पॉजिटिव है, तो यहाँ 2 लॉन पेयर थे, एक नेगेटिव, एक फिनॉक्साइड आयन बना आपका है ना, जब H पॉजिटिव लीड हो गया, तो ये कंजुगेशन मिल गया अगर नेगेटिव चार्ज को, या कभी भी आपकी कंजुगेशन प्रेजेंट हो गया किसी भी मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में, सब्सटेंस में, तो उसकी मोस्ट फेवरेबल प्रॉपर्टी है कि वो रेजोनेंस में चला जाता है, डीलोकलाइजेशन कर देता है नेगेटिव चार्ज, या जो भी कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ। तो ये देखिए क्या होगा, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि नेगेटिव में डिस्पर्स हुआ है, तो ये यहाँ पर आया, इसमें आ गया डबल बॉन्ड। जैसे ही यहाँ है कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये यहाँ जाएगा, इस पे नेगेटिव। अब जैसे ये घूमता रहेगा, अब पता है ना बच्चों में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है, वो कहीं बार इसको उठा के यहाँ रख देते। तो एक छोटी सी बात दिमाग में याद कर लो कि बिल्कुल बगल में जाएगा, हमेशा कहाँ जाएगा, बिल्कुल बगल में जाएगा, और उसके बगल वाला बॉन्ड उठ के अपने बगल के एटम में जाएगा, तो फिर आपकी गलती होगी, निशान 0 हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, अब ये उठ के बिल्कुल देखो बगल में जाएगा, और ए भी उठ के कहाँ जाएगा, अपनी बगल में जाएगा। तो इसको तो हमने टच ही नहीं किया, ऊपर वाले को भी कोई टच नहीं किया हमने, ठीक है। ये उठकर यहाँ गया, इसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। फाइनली लास्ट स्टेप में क्या होगा कि चार्ज उठकर यहाँ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड उठकर अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ए बॉन्ड वैसा था वैसा ही, ए बॉन्ड भी वैसे का वैसा ही, ए नेगेटिव चार्ज पेयर यहाँ गया, ए बॉन्ड हो गया, ए सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसकी वजह से यहाँ पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर हम फर्स्ट और फाइनल स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव चार्ज तो वहीं पर आ गया, लेकिन बॉन्ड पूरे घूम चुके हैं। ये वाला यहाँ आ गया होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुँच गया होगा ना। और अगर हम ये देख लें तो हमें यहाँ दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन हमें एक्चुअली में बीच की 3 स्ट्रक्चर से पता चलता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो डीलोकलाइज हो रहा है, और इसके डीलोकलाइजेशन से H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट नहीं करेगा, और ये कैसा हो जाता है आपका स्टेबल। देखिए चार्ज अगर लगातार घूमता रहेगा तो वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर देता है आपका। फाइनल अगर हम चाहिए, जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रियोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, RS बोलते हैं। और इसके बाद जो फाइनल बनेगा वो होगा रेजोनेंट। तो हम देख रहे हैं बॉन्ड पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन होने के कारण डीलोकलाइज हो रहा है। ये हमने बना दिया इसका डीलोकलाइजेशन। यहाँ देखिए तो सिंगल बॉन्ड तो परमानेंट ही था, यहाँ अगर हम देखें सिंगल बॉन्ड तो परमानेंट ही था, लेकिन जो डबल बॉन्ड था वो आया गया की सिचुएशन में था, तो उसको मैं डॉटेड लाइन से बना दिया। ऊपर रखा हुआ है ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। बात कर रहे हम तो इस ऑक्सीजन पे अब हम बनाएंगे डेल्टा नेगेटिव। और कौन कौन पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ऑर्थो पे, 2 ऑर्थो की पोजीशन पे और 2 एक पैरा की पोजीशन पे
2 ऑर्थो और एक पैरा में। अब ये डेल्टा शो कर रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा है, पार्शियल है, तो लगातार क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ई जो है वो है हमारा आर एच, रेडियोनेंस हाइब्रिड। अब इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, ये आंसर आपका कंप्लीट है। चलिए तो लैंग्वेज लिखते हैं। The acidic strength of alcohol and phenol, the acidic strength of alcohol and phenol is based upon stability of alkoxide ion and phenoxide ion respectively. The acidic strength of alcohol and phenol is based upon stability of alkoxide ion and phenoxide ion. In case of alkoxide ion, in case of alkoxide ion, it is, आप चाहो तो एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मूला लिख सकते हो ब्रैकेट में, जो भी याद होगा ना। इन केस ऑफ एल्कोक्साइड आयन it is unstable because absence of in case of alkoxide ion it is unstable because absence of resonance, which decreases the acidic strength of alcohol, which decreases the acidic strength of alcohol. इसी के बाद देखिए कौन लगाते why in case of phenoxide ion, आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो phenoxide ion का। While in case of phenoxide ion, it gets stabilized
it gets stabilized because presence of reasons which increases the acidic strength of phenol. Which increases acidic strength of phenol. Which increases acidic strength of phenol. कुछ इसमें ऐसा जो समझ में ना आया हो। लैंग्वेज इज रट्टन मानना है। किसके बीच से कंपेयर की जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन फ्रॉम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन फिनॉक्साइड आयन। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन फिनॉल इज बेस्ड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन, एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले एल्कोक्साइड आयन के बारे में लिख रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन के बारे में। इन केस ऑफ एल्कोक्साइड आयन इट इज अनस्टेबल बिकॉज absence of रेजोनेंस। अब वो अभी अनस्टेबल है तो बता चुके हैं क्या होने वाला है, रिवर्स रिएक्शन होने वाली है विद डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। वही दूसरी तरफ व्हाइल इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन एक कब बनता है जब एचाइन फिनॉल रिलीज होता है, इट गेट्स स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस व्हिच इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। परफेक्ट आंसर है आपको इसका। अब इसका हम एक ऐसी रिएक्शन भी लिख के देंगे उनको जो एक क्लियर कर देती है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। रिएक्शन विद NaOH एग्जाम्पल लिखो और दोनों रिएक्शन करके दिखाओ। एग्जाम्पल लिख लो दोनों रिएक्शन की। वो इससे बात कौन सा एल्कोहल की NaOH के साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो यहाँ से OH तो यहाँ से H निकल जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। The above reaction indicates that phenol is more acidic. That phenol is more acidic than alcohol. या उल्टा भी लिख सकते थे कि alcohol is weak acid than phenol. ना लैंग्वेज आपके ऊपर है कैसे लिखना है। The reaction indicates that phenol is more acidic than alcohol. या ऐसा लिख सकते थे alcohol is weak acid. तो कल हम ब्रेकर मेथड कराएंगे आपको फिनॉल में एल्कोहल की और फिर इधर चालू करेंगे। कोशिश करिए कि 3-4 दिन में ये हो जाए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल एसिड में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल एसिड में बहुत न्यू रिएक्शन है, बहुत